नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच फिर से कमलेश आपको एक नए टॉपिक के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे कि आप आगामी मई में एनटीए का एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उसमें एक बेहतर मार्क्स ला करके इस बार जेआरएफ के साथ उत्तीर्णता हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सर का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हर टॉपिक पे सर धीरे धीरे हम सभी को आगे बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा मंच मिला है जिसके माध्यम से हम सभी मिलकर आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम सभी अपने जीवन में भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है हमारा पाश्चात्य, जिस पे हम आज मार्क्स को पढ़ेंगे। तो एक ऐसा विचारक जो साम्यवादी थे, एक समाज की बात करते थे, जो समाज में श्रमिक था, उसकी आवाज़ दबी थी, उसकी आवाज़ बनकर समाज में निखर कर सामने आते हैं। इनका जन्म 5 मई 1888 में जर्मनी के त्रिवेश में होता है, जो कि एक यहूदी परिवार में जन्म होता है। और बाद में 1824 में इनके पिता इनके परिवार के साथ मिलकर और ये पुनः ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद जो अगली इनकी कड़ी है जीवन की, उस तरह से शुरू होता है कि 17 वर्ष की उम्र में वान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने जाते हैं और फिर बर्लिन बर्लिन चले जाते हैं, बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय, जहाँ पे ये हीगल के दर्शन से प्रभावित होते हैं। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है हीगल का, उससे प्रभावित होते हैं। 25 वर्ष की उम्र में यानी 1843 में इनका विवाह जैनी से हो जाता है और ये उनको लेकर पेरिस चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात बोदा और बुकनिन से होता है। उससे प्रभावित होते हैं विचारों से और फिर आगे 1848 में एंजल के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक पब्लिश करते हैं बुक का, जिसमें इन्होंने समाज के श्रमिक वर्ग के बारे में बात किया, जिसमें बताते हैं कि एक समाज कैसा है जो पूंजीपति और श्रमिक वर्गों में बटा है, सर्वहारा वर्गों में बटा है। 1864 में इन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग मेन एसोसिएशन की गठन करते हैं, जो कि विश्व का पहला श्रमिक संगठन था। तो ये उनका विचार है। आप सब समझ गए होंगे कि वो किस तरह की विचारधारा की बात करते हैं। सर्वहारा यानी समाज का वो वर्ग जो पूंजीपति वर्ग से शोषित है, उसकी बात करते हैं। अब हम आते हैं इनके विचार पे। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि वो हीगल से प्रभावित थे। तो हीगल का जो सिद्धांत था वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो जो कहते थे कि कोई भी विचार पहले सूक्ष्म रूप में होता है, पहले वो अपने आप में पूर्ण होता है, संतुष्ट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी वाद का एक प्रतिवाद आता है, उस विचारधारा का विरोध किया जाता है, जो कि प्रतिवाद उत्पन्न होता है। और प्रतिवाद के बाद जब वाद और प्रतिवाद, यानी हम इसको थोड़ा सा रुक के देखते हैं। पहले वाद मतलब एक पूंजीपति वर्ग और प्रतिवाद एक श्रमिक वर्ग, दोनों विचारधाराओं में टकराव होता है और उस विचारधारा से एक संवाद निकल कर आता है, जिसको हम लास्ट में बोलेंगे सिंथेसिस हो जाता है, यानी निष्कर्ष निकल कर आया। और उसको इन्होंने भौतिक जो द्वंद्वात्मक बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हीगल की बात हुई, पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात हुई थी, उसी को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जारी रखिए अपनी बात। जी। और उन्होंने फिर आगे चलकर बताते हैं मानव स्वभाव का, जो थोड़ा सा उसमें है, मानव स्वभाव नहीं है, लेकिन बताते हैं कि मानव चरित्र का निर्माण कैसे होता है उस समाज में जहाँ पे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग रहता है। तो बताते हैं कि मानव स्वभाव आदर्श और प्रकृति से नहीं, बल्कि उसके जीवन जीने के लिए जो जीविका होता है, जो काम करता है, उससे उसका चरित्र का निर्माण होता है। और वो जो वैज्ञानिक समाजवाद, सेकेंड जो सबसे महत्वपूर्ण उनका वैज्ञानिक समाजवाद है, जिस पे बात करते हैं। तो इसके पहले हमने बात की द्वंद्वात्मक, जिसमें दो विचारों के बीच में आपसी मतभेद, द्वंद्वात्मक मतभेद होता है, जिससे विचारधारा निकल कर आता है कि एक पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है। सेकेंड वैज्ञानिक समाजवाद, जिस पे बात करते हैं कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास अगर समाज में चाहते हैं तो भावनाओं, कल्पनाओं के आधार पर ना होकर, भावुकताओं के आधार पर ना होकर वास्तविकता को स्वीकार किया जाए, वो और ऐसा शासन व्यवस्था बनाया जाए, पूंजीपति वर्ग ही बनाए, लेकिन ऐसी शासन व्यवस्था बनाए जिस शासन व्यवस्था के अधीन समाज का श्रमिक और शोषित वर्ग प्रताड़ित ना हो पाए। इसलिए वो कहते थे कि वैज्ञानिक समाजवाद जो कि तर्क पे आधारित था, वो कहीं न कहीं बेहतर तरीके से समाज में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये उनका वैज्ञानिक समाजवाद था। वर्ग संघर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ग संघर्ष आप जानते हैं कि पहले भी रहा है, तो वो कई युगों में और इतिहास में हम देखते हैं वर्ग संघर्ष हमेशा होता रहा है। तो वर्ग संघर्ष दो वर्गों के बीच में था, एक पूंजीपति वर्ग
जो भौतिक चीज़ों पे आधारित था, एक श्रमिक वर्ग जो कॉमन मैन था, जो अपने सेंटिमेंट से जुड़कर हर एक कार्य को करता था। उसमें दो चीज़ हम डिफाइन करेंगे। पहला कि जो पूंजीपति है, जो एक शासित है, वो शोषण का ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसके अंतर्गत एक समाज शोषित हो सके, यानी कहीं न कहीं उसका विचारधारा ऐसा है कि ये समाज उसके अधीन ही रहे। ठीक है? इसके बाद आदर्श आएगा तो वास्तविकता की बात होगी, एक विकास होगा तो विरोध की बात होगा, एक समाज जो कम वेतन देने की बात करता है, दूसरा समाज जो श्रमिक है वो अधिक वेतन पाने की अपेक्षा करता है, क्योंकि वो श्रमिक वर्ग है, उसकी और वो परिवार से जुड़ा है। श्रमिक धीरे धीरे उसके परिवार में श्रमिक चला जाता है, यानी जो सर्वहारा वर्ग है अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। अगला जो हम बात करेंगे अतिरिक्त मूल्य, सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनका कि अतिरिक्त मूल्य दो प्रकार के हैं। पहला मूल्य मानव स्वभाव के ऊपर बात करते हैं कि मानव का जो आंतरिक मूल्य है वो किस तरीके का है। तो मूल्यांकन करता है कि ये एक मानव जो श्रमिक वर्ग है वो अपने मूल्यों पर नैतिकता, मानवता की बात करता है। लेकिन दूसरा समाज जो उसको अर्थ से जोड़ता है कि अर्थ का लेन देन यानी आर्थिक आदान प्रदान, वो है पूंजीपति वर्ग। तीसरा जो पूंजीपति वर्ग समाज में अपने सामान, अपने वस्तुओं का, मूल्यों का निर्धारण उस प्रकार करता है कि जिसके अधीन समाज का सर्वहारा और शोषित वर्ग आ सके। तो ये तीन प्रकार के उनके महत्वपूर्ण मूल्य है। राज्य के ऊपर उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा राज्य शोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा मिलकर राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसके अधीन वहाँ का ये सर्वहारा और शोषित वर्ग आ सके, क्योंकि वो भौतिक पूंजीवादी व्यक्ति हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने इसी की बात किया कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य भौतिक पूंजीपतियों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक ऐसा संगठन है, और वो बताते हैं कि ऐसा वो सुरक्षा कवच है जिसके अंतर्गत वो पूंजीपति व्यक्ति तो सुरक्षित होगा, लेकिन समाज का सर्वहारा वर्ग सुरक्षित नहीं होगा। धर्म के ऊपर, धर्म ने उनको अफीम की तरह बताया। धर्म एक अफीम की तरह है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से वंचित कर देता है, वो व्यक्ति को ईश्वरवादी बना देता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्म पथ से भटक जाता है। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास करता है, हालांकि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है, ये मार्क्स कहते थे। मार्क्स की विचारधारा के अंदर उनका ये मानना था। व्यक्ति जो धर्म को पे विश्वास करेगा अधिक से अधिक, वो कहीं न कहीं क्रूर, वो भेदभाव उसके अंदर अधिक आ जाएगा, इसलिए वो उसकी बात करते हैं। लास्ट है क्रांति। जो क्रांति की बात करते थे तो उनका ये मानना था क्रांति हमेशा करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि एक वर्ग जो समाज के लिए ऐसी व्यवस्था बनाता है जिस व्यवस्था के अंतर्गत समाज का शोषित और सर्वहारा वर्ग जीवन यापन कर रहा है, इसीलिए उसको अपने हक के लिए यानी परिवर्तन के लिए क्रांति करना आवश्यक हो जाता है। शक्ति ही वो ऐसा तत्व है, शक्ति ही ऐसी वो व्यवस्था है जिसके आधार पर आप परिवर्तन ला सकते हैं, और उसके लिए अगर हिंसा और अहिंसा भी हो तो भी गलत नहीं है। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार थे। और हालांकि ये नेट और एनटीए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ये शॉर्ट में है, हालांकि डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको आगे मिलेगा, लेकिन अभी ये एग्ज़ाम के लिए इतना बेहतर होगा। कुछ जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि हालांकि हम ट्रिक का फॉलो करते हैं और सर के माध्यम से जो ट्रिक है उससे हमें काफ़ी याद रहता है। जैसे मैं बताऊँ कि साम्यवादी विचारक कुछ पहले भी थे, तो उन्होंने उसमें नोएल बफेल की बात हुआ, सेंट साइमन, लुई ब्लॉक, ये डिस्मैंडी थे, उन्होंने मार्टिन हॉल थे, उनका ऐसे विचार आता है, उनका थॉमसन थे, ओवेन थे। ये साम्यवादी विचारक मार्क्स से पहले भी आ चुके थे, लेकिन मार्क्स पहले विचारक थे जिन्होंने साम्यवाद पे बात किया। उनका बुक द मैनिफेस्टो था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल होता है उनका बुक। द क्रिटिसाइज फिलोसफी एंड इकोनॉमी होता है बुक। द होली फैमिली होता है। द वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंग्लैंड होता है। इनका इंपॉर्टेंट ये बुक था। एक दास कैपिटल भी बुक थी ना? जी हाँ, दास कैपिटल। क्लास स्ट्रगल की चर्चा उन्होंने किया था। जी बताया। बहुत बढ़िया कमलेश, हमें उम्मीद है कि आप सब इसका एक बेहतर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।